हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का पाठ 12 औरंगजेब पढ़ेंगे और इसको हम लोग जानेंगे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया था और क्या अच्छे काम किए थे और क्या बुरे काम किए थे, इसके बारे में जानेंगे। और मुगल वंश का भी पतन यहीं से शुरू हुआ था, औरंगजेब शासन के काल से ही। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब, पार्ट 12, कक्षा 7, क्लास 7, यूपी बोर्ड या SCRT की ये किताबें होती हैं। और आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट में से तो इसी में से आता है, और सीटेट के लिए भी आपको NCERT पढ़ना पड़ता है या SCRT, तो लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफ़र होता है। सीटेट में थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं और यूपी टेट में आपका थोड़ा सा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी आप लोग दोनों, अगर ये भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग दोनों भी निकाल सकते हैं, यूपी टेट भी और सीटेट भी। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतोन्मुख हो गया। ठीक है, ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यही औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला था। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने के व जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंध नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। समारोह के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो वीणा बजाता था? तो नहीं, ऐसा कोई शासक था नहीं। औरंगजेब ही ऐसा पहला शासक था जो वीणा बजाता था। मुस्लिमों से जकात यानी कि धार्मिक कर लिया जा रहा था और गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। ठीक है, इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसी सोच से उसने अहोम यानी असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया, पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा की भी व्यय करनी पड़ती थी। ठीक है, औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात और नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा,
जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प लिया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी तक पठानों को विद्रोह को समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा, यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव यानी कि बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। अतः वह मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्र तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव का भी समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त तो कर दिया। अब देखिए, अब मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत होती है और वह कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगे। साम्राज्य को कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला। इसमें जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाले जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। ठीक है, ये सारे रीजन थे मुगल साम्राज्य के पतन का। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक और कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। ठीक है, यह भी एक मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों को भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक है, नादिर शाह जो फारस यानी कि ईरान का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अगर धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर, हीरा एवं तख्ते ताउस सहित अनेक कीमती सामानों को लूट कर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु हैं और वह क्या हैं, तो उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार एवं धन एवं शक्ति की नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था और न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था। जमींदार असंतुष्ट होने लगे और अतः इनके सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शानो शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी ध्यान व्यय करते थे।
इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया और इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यही सब मुख्य कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, और इनके पतन के बाद अंग्रेज आए और हम लोग अगले कुछ चैप्टर में अंग्रेजों के बारे में भी पढ़ेंगे। मुख्यतः ये अंग्रेजों के बारे में कक्षा 8 में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। और भी जानिए, और भी कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी जानना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्या है? औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करोड़ को हटा लिया था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, नौरोज त्योहार तथा मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने सती प्रथा व दास प्रथा को भी बंद करवा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हें भी जाने, इनको भी जानना जरूरी है। और सिखों के गुरु के एक नज़र में, सिखों के गुरु कौन कौन से थे, क्या क्या थे, एक नज़र में इनको भी जानना जरूरी है। इसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले गुरु गुरु नानक जी थे, जिनका 1469 से 1539 ईस्वी तक इनका टाइमिंग माना जाता है। इनका जन्म तलवंडी, आधुनिक ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लाहड़ा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। तो दूसरे गुरु गुरु अंगद 1504 से 1552 ईस्वी तक। सिखों के दूसरे गुरु गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसे जाता है श्रेय? तो गुरु अंगद को। उसके बाद गुरु अमरदास आते हैं और गुरु अमरदास का 1479 से 1574 ईस्वी तक। ठीक है, सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इनसे भेंट की थी। ठीक है, फिर गुरु रामदास आते हैं जो 1534 से 1581 ईस्वी तक। ठीक है, गुरु अमरदास की प्रेरणा से गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी और अमृतसर में ही सिखों का पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं गुरु अर्जन देव या अर्जुन देव। ठीक है, ये 1563 से 1606 ईस्वी तक। आदि ग्रंथ का संकलन किया। सूफी संत मियाँ मीर तथा द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की नींव डलवाई। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ करवाई। तरन नगर का निर्माण करवाया। मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने गुरुजी पर आरोप लगाते हुए सन 1606 ईस्वी में बंदी बनाकर उन्हें मानवीय यातनाएं एवं अत्याचार दिया गया। परिणाम स्वरूप मई 1606 ईस्वी में गुरुजी को शहादत प्राप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट गुरु जी आते हैं गुरु हरविंद सिंह या हरगोविंद, 1595 से 1644 ईस्वी तक। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में प्रवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अपने शिष्यों को धन को बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, फिर आते हैं गुरु हरिराय या हरराय, 1630 से 1661 ईस्वी तक। सिखों के 7वें गुरु औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। इन्होंने अपने 6 वर्षीय पुत्री हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट गुरु जी हैं गुरु हरिकृष्ण या हरकिशन, 1656 से 1664 ईस्वी तक। गुरु पद के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद। दिल्ली में औरंगजेब के सेनानायक मनसबदार जयपुर के राजा जयसिंह से भेंट किया, लेकिन औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए मुगल बादशाह से मिलने से इनकार कर दिया। दिल्ली में चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं गुरु तेग बहादुर, 1621 से 1675 ईस्वी। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया। फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद एक और गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो 1666 से 1708 ईस्वी तक। सिखों के अंतिम गुरु खालसा पंथ की स्थापना। औरंगजेब से आजीवन संघर्ष। औरंगजेब ने इनके 2 पुत्रों को दीवार में चिंदा चिनवा दिया। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था गुरु गोविंद सिंह। तो ये बहुत ही सबसे पहले गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह ही बहुत काफ़ी फेमस और चर्चित गुरु जी माने जाते हैं। बाकी भी लोग हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पेज पर। और ये टाइम पीरियड समय रेखा से आप देख सकते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला था। ठीक है,
कुछ शब्दावली इनको भी देखते हैं। कलमा, कलमा मतलब होता है अल्लाह का एक है और मोहम्मद उनके रसूल हैं। नौरोज, वर्ष का पहला दिन पारसियों का होता है जिसे नौरोज कहते हैं। हरम यानी कि महल का वह हिस्सा जहाँ रानियां रहती थी, और फरमान यानी कि शासन द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान कहलाता था। ठीक है, ये मुगल वंश का शासनकाल जरा देख लेते हैं कि कितने। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। फिर हुमायूं आया 1530 से 1540, और एक बार 1555 से 1556 दो बार आया था। ठीक है, फिर अकबर आया 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर जहांगीर आया 1605 से 1627 ईस्वी तक। फिर शाहजहां आया 1628 से 1658 ईस्वी तक, और आखिरी में औरंगजेब आया 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड तक कौन कौन से शासक कब कब आया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी। तो मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी, वह नशा के खिलाफ था औरंगजेब, यानी कि मदिरा भांग आदि को खिलाफ था, और सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया था, और अनैतिक, साथ ही साथ अनैतिकता को रोकने के लिए और जनसाधारण यानी कि जनता पर नज़र रखने के लिए मुहतसिब की नियुक्ति किया था, और ये लोग नज़र रखते थे और देखते थे और औरंगजेब को बताते थे कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसने मुहतसिब की नियुक्ति की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था। तो मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी में इसलिए औरंगजेब कारण था क्योंकि मुगल साम्राज्य में विलासिता बढ़ गई थी, और सरदारों की भी विलासिता बढ़ गई थी, साथ ही साथ जागीरदारों की भी, और जो भी उसके सहयोगी थे। और उसके शासनकाल में भेदभाव और असंतोष भी फैल गया था, जिससे जागीरदारी व्यवस्था में संकट पैदा हो गया, और उसने राजनीतिक क्षेत्र में भी कई गलतियां की, और उसने राजपूतों और मराठों को मित्रों बनाने की बजाय, जैसे जिसने अकबर ने अपने शासनकाल में राजपूत और मराठों और बाकियों को मिला कर रखा था। ठीक है, इसलिए उसका शासनकाल अच्छा चला था। तो उसने मिलाने के बजाय उससे विद्रोह किया और उनसे शत्रु बना लिया। तो ये कुछ कारण थे जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, उसके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक संकट क्या क्या हुआ। तो आर्थिक संकट यही था कि विलासिता के कारण उनके राजकोष में ज़्यादा धन नहीं बचा था, और जब धन ही नहीं बचा था तो अधिकारियों को वेतन देने के लिए और बाकी अमीरों का खर्च उठाने के लिए भी बहुत ही कम पैसा होने लगा। तो और जिससे जमींदार काफ़ी असंतुष्ट हो गए थे। तो ये, और किसान भी बहुत असंतुष्ट थे। तो ये एक मुख्य रीजन था, आर्थिक संकट था मुगलों के पतन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। तो राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति कोई बहुत ही अच्छा नहीं थी। वह कट्टर मुसलमान था औरंगजेब, और वह अपने शासनकाल में राजपूत राजाओं को कई राजपूत राजाओं को तो मिलाया था, लेकिन कई राजपूत राजा उनके विद्रोह थे और विद्रोह करने लगे थे। तो और उसके मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी राजपूत राजा थे उसमें असंतोष फैल गया, और वह बादशाह के विरोध करने लगे और विरोध करके अलग हो गए थे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प लगाना है। ठीक है, सतनामियों ने किसके समय विद्रोह किया था। अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, या जहांगीर के समय में। तो सतनामियों ने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया था। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था। औरंगजेब से, अकबर से, जहांगीर से, या दारा सिकों से। तो महाराजा जसवंत सिंह का संबंध औरंगजेब से ही था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो इस तरह यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।